फबीहा ने रोते हुए आसिफ साहब के कमरे का दरवाजा खोला और उनके सामने अपनी शिकायतों का वो दफ्तर खोल दिया जो सुबह से उसके दिल में जमा था। फबीहा की आंखें सूजी हुई थीं और वो शदीद गुस्से और दुख के आलम में थी, जैसे उसका दिल फटने वाला हो। फबीहा ने हचकियों के दरमियान कहा कि बाबा जान, किया आपने महक भाभी को घर की बड़ी बहू इसलिए बनाया है कि वो हम पर अपनी फिरौनियत दिखाएं? क्या आपने उन्हें घर की चाबियां उसलिए दी थीं कि वो अपनी हिक्मरानी कायम करें और हमें अपने जूतों की नोक पर रखें? आज जब महक भाभी की उम्मी घर आई थी तो महक भाभी ने मेरे साथ ऐसा सलूक किया जैसे मैं घर की बहू नहीं बल्कि उनकी कोई ज़रख़रीद गुलाम हूं। फबीहा ने रोते हुए बताया कि वो अपनी माँ के साथ ड्राइंग रूम में सोफे पर ऐसे अकड़ कर बैठी थी जैसे कोई मलका तख्त पर बैठी हो, और उन्होंने मुझे सबके सामने अंगली के इशारे से हुक्म दिया कि जाओ फबीहा, भाग कर जाओ और मेरी उम्मी के लिए ठंडा पानी लाओ और जल्दी से चाय बनाकर लाओ। फबीहा ने कहा कि बाबा जान, मुझे महक भाभी की अम्मी की खिदमत करने में कोई मसला नहीं है। मेहमान तो खुदा की रहमत होते हैं और मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन जिस लहजे में और जिस हकारत आमेज अंदाज में उन्होंने मुझे आर्डर दिया वो बहुत तौहीन आमेज था और मेरे दिल को छलनी कर गया। उन्होंने मुझे अपनी माँ के सामने नीचा दिखाने की कोशिश की ताकि वो साबित कर सकें कि देखो मेरे ससुराल में मेरा कितना रोब है। वो अपनी माँ को दिखाना चाहती थी कि घर की बाकी बहुएं मेरे इशारों पर नाचती हैं और मैं जो चाहती हूं वही होता है। फबीहा ने हाथ जोड़कर कहा कि बाबा जान, अगर बड़ी बहू होने का मतलब ये है कि वो हम पर जुल्म करेंगी और हमारी इज्जत नफ्स को कुचलेंगी तो खुदारा ये जिम्मेदारी उनसे वापस ले लें, क्योंकि इस घर में अब इज्जत नफ्स नाम की कोई चीज नहीं बची। हर कोई दूसरे को नीचा दिखाने और अपनी झूठी अना की तस्कीन करने में लगा हुआ है। आसिफ साहिब जो अभी अभी घर वापस आए थे और जिनके कपड़ों पर गर्द और चेहरे पर सदियों की थकावट नजर आ रही थी, वो फबीहा की ये बातें सुनकर मजीद अफसरदा हो गए और अपना सिर पकड़कर बस्तर के किनारे पर बैठ गए जैसे उनमें खड़े होने की सकत न हो। उन्होंने फबीहा को अपने पास बैठाया और वो लर्जा देने वाला इंकिशाफ किया जिसने फबीहा के रोते हुए चेहरे को भी खामोश करवा दिया। आसिफ साहिब ने बहुत भारी और टूटी हुई आवाज में कहा कि बेटी, तुम सब ये सोचकर परेशान थे कि मैं सुबह से घर से गायब हूं और पता नहीं कहां चला गया हूं। तुम लोगों को लग रहा था कि मैं दुकान पर हूं या किसी दोस्त के पास हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सुनो, मैं कहीं उधर उधर नहीं गया था और न ही मैं किसी दुनियावी काम से गया था, बल्कि मैं अपना खोया हुआ सुकून और अपने दिल का करार तलाश करने वहां गया था जहां मेरी जिंदगी का असल सुकून अब हमेशा के लिए सो रहा है। मैं सुबह नाश्ते के बाद से लेकर अब तक इस शहर के शोर शराबे से दूर तुम्हारी अंबर उम्मी की कब्र पर बैठा हुआ था। आसिफ साहिब ने नम आंखों से कहा कि जब मैं घर के इन रोज रोज के झगड़ों, तुम्हारी लड़ाइयों और महक की बदतमीजियों से तंग आ गया तो मेरा दम घटने लगा। मुझे लगा कि अगर मैं एक पल भी मजीद उस घर में रहा तो मेरा दिल बंद हो जाएगा। इसलिए मैं सीधा कब्रिस्तान चला गया और सारा दिन भूखा प्यासा अंबर की कब्र के पास मिट्टी पर बैठा रहा। आसिफ साहिब ने कहा कि बेटी, तुम्हें पता है वहां कितना सुकून था। वहां कोई चीखो पुकार नहीं थी, वहां कोई सियासत नहीं थी। अंबर अपनी कब्र में ऐसे प्रसकून सो रही थी जैसे कोई मासूम बच्चा अपनी माँ की गोद में बेफिक्र होकर सोता है, जिसे दुनिया की कोई फिक्र नहीं होती। न कोई शूर था, न कोई लड़ाई थी, न कोई बड़ी बहू बनने का झगड़ा था और न ही कोई एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा था। आसिफ साहिब ने रोते हुए कहा कि अंबर के सुकून को देखकर मेरा तो दिल चाह रहा था कि मैं भी वहीं अपने लिए जगह की बकंग करवा लूं। मैंने तो वहां गोरकन से पूछ भी लिया था कि क्या अंबर के पहलों में जगह खाली है, ताकि मैं भी इसी मिट्टी में सो जाऊं और इन झगड़ों से जान छोड़ जाए, क्योंकि इस घर में अब मेरा दम घटता है। यहां दीवारों से अपनेपन की खुशबू नहीं बल्कि साजिशों और नफरतों की बू आती है। आसिफ साहिब की ये दर्दनाक बातें सुनकर फबीहा भी शर्मिंदा हो गई और उसका अपना गुस्सा ठंडा पड़ गया। उसे शिद्दत से एहसास हुआ कि हम लोग अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं और हमारे बाबा जान घर के हालात से उस कदर तंग आ चुके हैं कि वो मौत की दुआएं मांग रहे हैं। लेकिन दोस्तों, घर की सियासत और साजिशें यहीं खत्म नहीं होते, क्योंकि महक के सिर पर हुक्मरानी का भूत बड़ी तरह सवार है। महक ने अब घर की बड़ी बनकर सबकी जिंदगियों को कंट्रोल करना और अपनी मर्जी चलाना शुरू कर दिया है। उसे किसी के जज्बात की कोई परवाह नहीं। दूसरी तरफ महक ईमान के कमरे में जाती है और उसे एक नए और शातराना अंदाज में ब्लैकमेल करना शुरू करती है। महक बड़े रौब से कहती है कि ईमान, कान खोलकर सुन लो, अब मैं इस घर की बड़ी हूं और मुझे बाबा जान ने जिम्मेदारी दी है कि मैं घर के बिगड़े हुए हालात ठीक करूं। इसलिए मेरा यह हतमी फैसला है कि तुम्हें शाहवीर के साथ अपने ताल्लुकात हर हाल में ठीक करने होंगे और इस नाराजगी को खत्म करना होगा। महक कहती है कि तुम दोनों मियाँ बीवी एक छत के नीचे अजनबियों की तरह रहते हो, जो कि इस घर के माहौल और हमारी खानदानी इज्जत के लिए ठीक नहीं है। लोग क्या कहेंगे कि अंबर बेगम के घर में मियाँ बीवी की बोलचाल बंद है, इसलिए तुम्हें शाहवीर को माफ करना होगा और दोबारा से एक खुशगवार जिंदगी शुरू करनी होगी। महक ये सब इसलिए नहीं कह रही कि उसे ईमान से कोई हमदर्दी है या वो वाकई शाहवीर का घर बसाना चाहती है, बल्कि उसका असल मकसद ये है कि वो अपने फैसले सब पर थोप सके और अपनी ताकत दिखा सके कि देखो, मैंने टूटी हुई शादी को जोड़ दिया,
मैं कितनी समझदार हूं। लेकिन ईमान ने महक को वो दो टूक और सख्त जवाब दिया जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ईमान ने साफ लफ्जों में कहा कि भाभी, आप घर के राशन, बर्तनों और कामों की जिम्मेदार हो सकती हैं, लेकिन मेरी जिंदगी के फैसलों की नहीं। ईमान ने कहा कि मेरे और शाहवीर के दरमियान अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि दिल का शीशा जब एक बार टूट जाए तो वो जड़ता नहीं है, सिर्फ चबता है। शाहवीर अब मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चे का बाप है। उससे ज्यादा हमारा कोई रिश्ता नहीं है और ना ही कभी मुस्तकबल में होगा। हम सिर्फ एक मजबूरी और समझौते के तहत इस घर में एक साथ रह रहे हैं ताकि हमारे बच्चे को बाप का नाम और छित मिल सके। ईमान ने रोते हुए कहा कि मैं शाहवीर की इज्जत करती हूं, लेकिन मोहब्बत दोबारा नहीं कर सकती, क्योंकि उन्होंने मेरा मान तोड़ा है और मुझे पूरे खानदान के सामने जलील किया है। जिस मर्द ने अपनी मां के जनाजे वाले दिन मुझ पर यकीन नहीं किया, मैं उसके साथ दिल का रिश्ता कैसे जोड़ सकती हूं।